ये है इन्वेस्ट IQ, जहां हम वो सच उजागर करते हैं जिसे दुनिया आपसे छुपाना चाहती है। हम बात करते हैं पावर, पैसा और उस सिस्टम की जो दिखता कुछ है पर असल में चलता किसी और के इशारे पर। अगर आप भी सवाल पूछना सीख चुके हैं तो ये चैनल आपका है। आज हम बात करेंगे ब्लैक रॉक की, एक ऐसी कंपनी जिसे आप न न्यूज में देखते हैं न अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन ये कंपनी गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, फाइजर, कोका कोला, रिलायंस जैसी हजारों कंपनियों की मालिक है। ये सिर्फ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, ये पूरी दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल करने वाली अदृश्य सत्ता है। आप जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो सोचते हैं, सब कहीं न कहीं इसी कंपनी से जुड़ा है। क्या ये कंपनी सरकारों को चला रही है? क्या यह गुप्त रूप से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है? और क्या आने वाले समय में यह इंसान की आजादी के लिए खतरा बन सकती है? इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक रॉक की असली ताकत क्या है, ये कैसे दुनिया के टॉप ब्रांड्स और सरकारों को कंट्रोल करती है, और क्यों इसे द मोस्ट पावरफुल कंपनी इन द वर्ल्ड कहा जाता है, जिसका नाम आप शायद ही जानते हों। दुनिया में जब भी हम सत्ता, ताकत और नियंत्रण की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में राजनेता, राष्ट्रपति या बड़ी कंपनियों के CEO आते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और छुपी हुई है। असली ताकत हमेशा पर्दे के पीछे होती है। और ऐसी ही एक ताकत है ब्लैक रॉक। आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी है तो सिर्फ किसी न्यूज आर्टिकल या स्टॉक मार्केट रिपोर्ट में। लेकिन यह कंपनी सिर्फ एक एसेट मैनेजमेंट फर्म नहीं है, यह एक ऐसा अदृश्य साम्राज्य है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति, तकनीक, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि युद्ध नीति तक को प्रभावित करता है। आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां आपकी जिंदगी के लगभग हर कोने में ब्लैक रॉक की छाया मौजूद है, फिर चाहे वो आपकी बैंकिंग सेवा हो, निवेश, आपकी पेंशन स्कीम या यहाँ तक कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक। सोचिए, जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उस समय भी कहीं न कहीं ब्लैक रॉक का पैसा और असर वहां काम कर रहा होता है। ये कोई साजिश वाली थ्योरी नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड, वेरीफाइड और पब्लिकली अवेलेबल डेटा पर आधारित एक सच है जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यही इसे और खतरनाक बनाता है, एक ऐसी ताकत जो हमारे बीच होते हुए भी अदृश्य बनी रहती है। ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है जो करीब $10 ट्रिलियन से भी अधिक की संपत्तियों का प्रबंधन करती है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे पूरे देशों की इकोनॉमी खरीदी जा सकती है। यह कंपनी न केवल शेयर बाजार को हिला सकती है, बल्कि वह सरकारों की नीतियों को भी प्रभावित कर सकती है। अमेरिका की कई नीतियां, जिनका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, ब्लैक रॉक की सलाह और रिपोर्ट्स से प्रभावित होती हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, फाइजर, कोका कोला और यहाँ तक कि कुछ बड़े मीडिया हाउसेस, उन सब में ब्लैक रॉक ने निवेश कर रखा है। यानी एक ही कंपनी दुनिया के लगभग हर सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी रखती है, और यही उसे एक साधारण कंपनी से एक ग्लोबल शक्ति में बदल देता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लैक रॉक अकेले नहीं है। इसके साथ मिलकर काम करते हैं वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। ये तीनों मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं जिसे द बिग थ्री कहा जाता है। ये तीनों संस्थाएं दुनिया की अधिकांश पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियों में हिस्सेदारी रखती हैं, यानी लगभग हर बड़ा फैसला कहीं न कहीं इन्हीं के बोर्डरूम में लिया जाता है। पर क्या आपने कभी टीवी पर, किसी न्यूज चैनल पर या अखबार में ब्लैक रॉक का नाम सुना है?
शायद नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा शक्तिशाली उतना ही शांत, यही है इसकी असली रणनीति। जो कंपनियां दिखती हैं वे केवल मोहरे हैं, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे हैं। और इस वीडियो में हम परत दर परत उस पर्दे को हटाएंगे ताकि आप खुद देख सकें कि असली नियंत्रण किसके हाथ में है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। ब्लैक रॉक की शुरुआत होती है साल 1988 में, जब एक अमेरिकी निवेशक लारी फिंक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाने का विचार किया जो जोखिम को गहराई से समझकर निवेश कर सके। लारी फिंक पहले भी एक बड़े बैंक में काम कर चुके थे, लेकिन वहां उन्होंने एक बार अरबों डॉलर का नुकसान झेला था। इसी अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि निवेश केवल अनुमान से नहीं बल्कि डेटा और गणना के आधार पर होना चाहिए। इसी सोच से जन्म हुआ ब्लैक रॉक का सबसे बड़ा हथियार, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसका नाम है अलादीन। अलादीन कोई काल्पनिक नाम नहीं बल्कि एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है जो आज भी पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर राज करती है। अलादीन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हजारों कंपनियों, बैंकों और सरकारों के डेटा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उनका रिस्क, निवेश, रिटर्न और व्यवहार को एनालाइज करता है। आज अलादीन के नेटवर्क में 21,000 से ज्यादा संस्थाएं जुड़ी हैं और ये सिस्टम 21 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्तियों को मैनेज करता है। लैरी फिंक ने जल्द ही समझ लिया था कि अगर किसी के पास डेटा है तो वो भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए उन्होंने अलादीन को लगातार अपडेट किया और उसे इतना पावरफुल बना दिया कि सरकारी एजेंसियां, बैंक्स और निवेश कंपनियां उसकी सलाह के बिना बड़े फैसले नहीं लेती। ब्लैक रॉक की असली ताकत सामने तब आई जब साल 2008 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई। अमेरिका के बड़े बैंक दिवालिया होने लगे, कंपनियां गिरने लगीं और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खतरे में था। उस वक्त अमेरिका की सरकार ने मदद के लिए ब्लैक रॉक को बुलाया। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी को बुलाया गया कि वह सरकारी निवेश और संकट प्रबंधन संभाले। लैरी फिंक और उनकी टीम ने यह काम इतनी कुशलता से किया कि सरकार ने उन्हें आगे भी आर्थिक नीतियों में सलाह देना शुरू कर दिया। यहाँ से ब्लैक रॉक सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, यह सत्ता का एक ऐसा छुपा हुआ स्तंभ बन गई जो आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों को पीछे से दिशा देता है। लैरी फिंक ने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि जो चीजें सरकार नहीं कर सकती वह एक निजी संस्था कर सकती है, अगर उसके पास सही डेटा, सही सिस्टम और सही संबंध हों। और यही ब्लैक रॉक की असली पहचान है। यह कंपनी नियम नहीं तोड़ती बल्कि नियम लिखने वालों को सलाह देती है। यह कोर्ट में नहीं जाती लेकिन कोर्ट से ऊपर असर रखती है। और यही बात इसे एक वित्तीय कंपनी से एक छुपे हुए साम्राज्य में बदल देती है। ब्लैक रॉक की असली ताकत सिर्फ उसके पैसे में नहीं बल्कि उस सॉफ्टवेयर में है जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है। इसका नाम है अलादीन। यह नाम जितना मासूम लगता है, इसकी ताकत उतनी ही खतरनाक है। अलादीन का पूरा नाम है एसेट, लायबिलिटी एंड डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। इसे लैरी फिंक और उनकी टीम ने इस तरह डिजाइन किया कि यह दुनिया की हर वित्तीय गतिविधि को ट्रैक कर सके, उसका रिस्क एनालिसिस कर सके और आने वाले समय में क्या होना चाहिए इसका अनुमान लगा सके। आज अलादीन दुनिया भर की लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर की संपत्तियों को संभाल रहा है। यह आंकड़ा किसी देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की कई इकोनॉमीज से बड़ा है। इस सिस्टम को गॉड्स आई ऑफ वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है क्योंकि यह सिर्फ बाजार की चाल नहीं पढ़ता, उसे नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। जब भी कोई बड़ा निवेश होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो,
सरकारी बांड हो, स्टॉक हो या किसी कंपनी का अधिग्रहण। अलादीन उस डेटा को स्कैन करता है, उसकी रिपोर्ट तैयार करता है और ब्लैक रॉक के एक्सपर्ट्स को सुझाव देता है कि क्या करना है। अब जरा सोचिए, अगर इस सॉफ्टवेयर को पता चले कि कोई खास इंडस्ट्री संकट में है, तो वो वहां से पैसा निकालने का फैसला देगा। जैसे ही ब्लैक रॉक उस सेक्टर से पैसा निकालेगा, बाकी निवेशक भी घबरा जाएंगे और पैसा निकालने लगेंगे। इससे उस कंपनी के शेयर गिर जाएंगे, बाजार डगमगा जाएगा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। यानी अलादीन न सिर्फ भविष्य देखता है, बल्कि जब चाहे उसे बदल भी सकता है। ये सिस्टम इतना बड़ा और पेचीदा है कि इसे चलाने के लिए दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों और सबसे अनुभवी डेटा वैज्ञानिकों की जरूरत होती है। इसमें हर दिन 50 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए रिपोर्ट नहीं बनाता, बल्कि खुद एआई की मदद से फैसले भी लेता है। यही कारण है कि जब दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे एप्पल, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, फाइजर आदि के स्टॉक्स में उतार चढ़ाव होता है, तो उसके पीछे अलादीन की सिफारिश भी हो सकती है। अलादीन के जरिए ब्लैक रॉक सिर्फ एक निवेशक नहीं रह गया, यह एक ऐसा संस्थान बन चुका है जो दुनिया के वित्तीय फैसलों को प्रभावित करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आम लोगों को इस सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे समझते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता है क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन असल में वह ऊपर नीचे इसलिए होता है क्योंकि किसी ने पीछे से बटन दबाया है, और वो बटन अलादीन चला रहा है। लैरी फिंक के अनुसार जो डेटा को नियंत्रित करता है, वो दुनिया को नियंत्रित करता है, और अलादीन दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कलेक्टर और विश्लेषक बन चुका है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे न कोई देख सकता है, न चुनौती दे सकता है। यही ब्लैक रॉक की सबसे खतरनाक ताकत है, वह दिखती नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद है। ब्लैक रॉक की ताकत सिर्फ कंपनियों में निवेश करने तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे अलादीन का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे लैरी फिंक और उनकी टीम का प्रभाव सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर भी फैलने लगा। शुरुआत में यह सिर्फ एक सलाहकार की तरह था, लेकिन आज स्थिति यह है कि कई देशों की नीतियों के पीछे ब्लैक रॉक का हाथ होता है, खासकर अमेरिका और यूरोप में। जब 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, तब अमेरिकी सरकार ने ब्लैक रॉक को बुलाया और उसे देश की सबसे बड़ी वित्तीय समस्याओं को संभालने की जिम्मेदारी दी। सोचिए, एक निजी कंपनी को ये अधिकार दिया गया कि वह यह तय करे कि सरकार किन बैंकों को बचाए, किसे डूबने दे और पब्लिक के पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसके बाद ब्लैक रॉक अमेरिका के फेडरल रिजर्व के साथ जुड़ गया और सरकार की तरफ से $1 ट्रिलियन के बॉन्ड और एसेट्स को मैनेज करने लगा। लैरी फिंक ने एक ऐसी स्थिति बना दी जिसमें सरकारें भी उसके ऊपर निर्भर हो गईं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाओं में भी ब्लैक रॉक की सलाह पर नीतियां बनाई जाती हैं। यहां तक कि भारत में भी कुछ मामलों में ब्लैक रॉक का निवेश और नीति पर प्रभाव देखने को मिला है। लैरी फिंक को अब सिर्फ एक सीईओ के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि वह एक नीति निर्माता, एक ग्लोबल पावर ब्रोक बन चुके हैं। वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य हैं, जो दुनिया भर के लीडर्स को एक मंच पर लाता है। वह संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और सतत विकास गोल्स पर भी काम करते हैं। उनकी लिखी हुई सालाना चिट्ठी, जिसे लेटर टू सीईओएस कहा जाता है, वह दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी के लिए एक निर्देश की तरह मानी जाती है। उस पत्र में लैरी फिंक बताते हैं कि कंपनियों को किस दिशा में काम करना चाहिए, किन सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और क्या भविष्य में जरूरी होगा। सोचिए, कोई प्राइवेट व्यक्ति यह तय कर रहा है कि हजारों कंपनियां किस दिशा में जाएंगी, और सब मान भी रही हैं।
ब्लैक रॉक अब सिर्फ फाइनेंशियल पावर नहीं है, यह पॉलिटिकल पावर भी बन चुका है। कई बार इसके अधिकारी सीधे सरकारों के साथ बैठकों में शामिल होते हैं, जहां देश की आर्थिक योजनाएं तय होती हैं। और यह सब लोकतंत्र के दायरे के बाहर होता है, क्योंकि लैरी फिंक और ब्लैक रॉक को किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो फैसले ले रहे हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। जब कोई सरकार कोई नीति बनाती है तो आम जनता को लगता है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बना है, परंतु असल में उसके पीछे सलाह ब्लैक रॉक जैसी संस्थाओं की होती है, जिनका जनता से कोई सीधा संबंध नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या एक निजी संस्था को इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि वो सरकारों के साथ बैठकर नीति निर्धारण करे? क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? और अगर यह खतरा है तो इसे कौन रोकेगा? यही कारण है कि कई समाजशास्त्री, पत्रकार और शोधकर्ता अब ब्लैक रॉक को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ साम्राज्य मानते हैं, जो बिना किसी सेना, बिना किसी चुनाव और बिना किसी राजनीतिक दल के दुनिया को अपनी मर्जी से चला रहा है। हमारे समाज में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह वह माध्यम है जिससे जनता को सच्चाई पता चलती है, सरकार पर सवाल पूछे जाते हैं और शक्तिशाली संस्थाओं की निगरानी होती है। लेकिन क्या हो अगर वही मीडिया किसी एक ताकतवर कंपनी के इशारे पर काम करने लगे? क्या हो अगर जो खबरें आप रोज पढ़ते और सुनते हैं वो पहले से तय हों ताकि सच्चाई छुपी रह सके? यही कहानी है ब्लैक रॉक और मीडिया की। ब्लैक रॉक की रणनीति में सिर्फ कंपनियों में पैसा लगाना नहीं है, बल्कि नैरेटिव को कंट्रोल करना भी एक बड़ी रणनीति है। आज दुनिया के कई बड़े मीडिया नेटवर्क्स जैसे CNN, NBC, फॉक्स न्यूज, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, इन सब में या तो सीधा निवेश है या फिर ब्लैक रॉक ने उन कंपनियों की पेरेंट कंपनियों में हिस्सेदारी ले रखी है। जब कोई कंपनी किसी मीडिया चैनल की मालिक हो तो उसकी खबरों की दिशा भी वह तय कर सकती है। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड दोनों मिलकर मीडिया का एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जहां सच्चाई को मॉडरेट किया जाता है, यानी जनता को वही जानकारी दी जाती है जो उनके हित में हो, ना कि जो जनता के हित में हो। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्लैक रॉक का नाम बहुत कम न्यूज चैनलों पर आता है। इतना बड़ा संस्थान, इतना बड़ा प्रभाव, फिर भी खबरों से गायब क्यों? क्योंकि खबरों का दरवाजा उसी ने बंद कर रखा है। यहां तक कि जब कुछ स्वतंत्र पत्रकार या रिसर्च स्कॉलर ब्लैक रॉक पर काम करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी रीच कम कर दी जाती है, वीडियो डेमोनेटाइज कर दिए जाते हैं और लेख सर्च रिजल्ट से गायब कर दिए जाते हैं। यह सब इसलिए होता है ताकि आम आदमी तक सच्चाई ना पहुंचे और जो नैरेटिव ब्लैक रॉक को सही लगता है वही फैलाया जाए। सोचिए, अगर कोई कंपनी यह तय कर सके कि कौन सी खबर चलेगी, कौन सी नहीं, कौन सा वीडियो ट्रेंड करेगा, कौन सा नहीं, तो उस कंपनी को सरकार की जरूरत ही क्या है। वही असली सत्ता बन जाती है। और यही ब्लैक रॉक की रणनीति है, सीधे सत्ता में मत आओ, बल्कि सत्ता को नियंत्रित करने वाले माध्यमों पर काबू पाओ। ब्लैक रॉक की मीडिया प्रेजेंस इतनी गहरी है कि कई बार न्यूज एंकर और पत्रकारों को भी नहीं पता होता कि उनकी पेरोल किसके जरिए आ रही है। मीडिया संस्थान जिन्हें वो सर्व कर रहे हैं, उनके बोर्ड में ब्लैक रॉक के प्रतिनिधि होते हैं। और इस तरह बिना किसी डंडे या सेंसरशिप के खबरें खुद सेंसर्ड हो जाती हैं। लैरी फिंक का एक पुराना बयान बहुत मशहूर है जिसमें उन्होंने कहा था, बिहेवियर्स आर गोइंग टू हैव टू चेंज एंड वी आर गोइंग टू फोर्स बिहेवियर्स, यानी हम तय करेंगे कि लोग कैसे सोचें और उन्हें वैसा सोचने के लिए मजबूर करेंगे। यह वही सोच है जो मीडिया पर नियंत्रण के जरिए लागू की जाती है। जब खबरें खरीदी जाती हैं
तो सच्चाई मरती है। और जब सच्चाई मरती है तो लोकतंत्र सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। ब्लैक रॉक ने इसी भ्रम को सच की तरह पेश करने की कला में महारत हासिल कर ली है। जब हम ब्लैक रॉक की ताकत के बारे में बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि यह बस एक ही कंपनी का असर है, लेकिन सच्चाई और भी गहरी है। ब्लैक रॉक अकेला नहीं है, इसके साथ दो और संस्थाएं हैं जो मिलकर एक त्रिशूल की तरह काम करती हैं, वैनगार्ड ग्रुप और स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है द बिग थ्री। यह तीन कंपनियां मिलकर दुनिया की लगभग हर बड़ी पब्लिक कंपनी में शेयरधारक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, फेसबुक, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, फाइजर, जॉनसन जॉनसन, इन सब में वैनगार्ड, ब्लैक रॉक और स्टेट स्ट्रीट की हिस्सेदारी है। सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि दवा कंपनियां, रक्षा उद्योग, मीडिया चैनल, तेल कंपनियां, बैंक, यहां तक कि भारत की कुछ बड़ी कंपनियां भी इनके निवेश के दायरे में हैं। इसका मतलब है कि ये तीन कंपनियां किसी एक इंडस्ट्री की नहीं, पूरे सिस्टम की मालिक हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हैं? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। ब्लैक रॉक का सबसे बड़ा शेयरधारक है वैनगार्ड, और वैनगार्ड का सबसे बड़ा शेयरधारक है कोई नहीं जानता। वैनगार्ड एक प्राइवेट कंपनी है और इसके मालिकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसे सर्कुलर ओनरशिप कहते हैं, यानी कंपनियां एक दूसरे की मालिक हैं और बाहरी दुनिया को उनकी असली संरचना का कोई अंदाजा नहीं होता। यहाँ एक दिलचस्प बात और समझनी चाहिए, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट आमतौर पर मीडिया में बहुत कम दिखते हैं, जबकि ब्लैक रॉक थोड़ा ज्यादा सामने आता है। यह एक रणनीति का हिस्सा है, ब्लैक रॉक पर ध्यान केंद्रित करके बाकी दो संस्थाओं को छुपा दिया जाता है ताकि असली शक्ति का पूरा पता न चल सके। पर जब आप इन तीनों का संयुक्त प्रभाव देखेंगे तो समझ आएगा कि ये किसी सरकार से कम नहीं, बल्कि कई मामलों में ज्यादा ताकतवर हैं। वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट भी अलादीन जैसे अपने अपने डेटा सिस्टम्स चलाते हैं। उनके पास भी ट्रिलियंस डॉलर की संपत्ति है और वे भी सरकारों और बड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन उनका प्रभाव शांत, धीमा और छुपा हुआ होता है। इसलिए इनकी मौजूदगी बहुत कम लोगों को दिखती है। अब आप सोचिए, अगर तीन प्राइवेट कंपनियां मिलकर हर इंडस्ट्री, हर टेक्नोलॉजी, हर मीडिया प्लेटफॉर्म और हर सरकार को प्रभावित कर सकती हैं, तो असली सत्ता कहाँ है? क्या लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है? क्या चुनावों से वाकई में कुछ बदलता है? या असली फैसले कहीं और लिए जाते हैं और नेताओं को सिर्फ मोहरा बनाया जाता है? लैरी फिंक, वैनगार्ड के सीईओ मॉर्टिमर बकली और स्टेट स्ट्रीट के सीईओ साइरस तारापोरवाला, ये नाम शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन इनके फैसले आपकी जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। ये तय करते हैं कि आपकी नौकरी किस इंडस्ट्री में रहेगी, पेट्रोल की कीमतें कैसे चलेंगी, किस दवा को मंजूरी मिलेगी, कौन सी कंपनी बैन होगी और किस खबर को दिखाया जाएगा। द बिग थ्री ये सिर्फ तीन कंपनियां नहीं, बल्कि एक ऐसा त्रिकोण है जो आज की वैश्विक सत्ता का असली केंद्र है। और ये सत्ता इतनी गुप्त है कि इसे ना कानून रोक सकता है, ना चुनाव बदल सकते हैं। आजकल हर जगह पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की बात होती है। ग्रीन एनर्जी, कार्बन क्रेडिट, ईएसजी, एनवायरनमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग्स, ये शब्द अब कॉरपोरेट और सरकारों की नीतियों में आम हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी योजनाओं और एजेंडाओं के पीछे कौन है? कौन तय करता है कि कौन सी कंपनी ग्रीन है और कौन सी पोल्यूटिंग? जवाब है ब्लैक रॉक।
लैरी फिंक और उनकी टीम ने ईएसजी के कॉन्सेप्ट को इतनी जोरदार तरीके से फैलाया कि आज हर बड़ी कंपनी को इस रेटिंग की चिंता है। ईएसजी का मतलब है कि किसी कंपनी को केवल मुनाफे के आधार पर नहीं, बल्कि उसके पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक जिम्मेदारियों और गवर्नेंस के आधार पर भी आंकना चाहिए। सुनने में ये एक अच्छा और जिम्मेदार विचार लगता है, और होना भी चाहिए। लेकिन जब इस विचार को एक निजी संस्था अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे, तब यह एक एजेंडा बन जाता है। ब्लैक रॉक ने कंपनियों पर दबाव बनाना शुरू किया कि अगर वे ईएसजी नियमों का पालन नहीं करेंगी, तो उन्हें निवेश नहीं मिलेगा। कई कंपनियों को मजबूरन अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़े, चाहे वो जरूरी हो या नहीं। और जो कंपनी ईएसजी की बातें माने, उसे तुरंत ग्रीन रेटिंग दे दी जाती है, भले ही अंदर से वह उतनी ही प्रदूषित हो। यह पूरी प्रक्रिया ब्लैक रॉक के नियंत्रण में है, क्योंकि वह निवेश के साथ साथ रेटिंग एजेंसियों में भी हिस्सेदार है। यानी वो खुद ही नियम बनाता है, खुद ही जांच करता है और खुद ही इनाम देता है। अब सोचिए, अगर कोई कंपनी ब्लैक रॉक के ईएसजी मापदंडों पर खरे नहीं उतरती, तो ब्लैक रॉक उस कंपनी में से पैसा निकाल सकता है, उसके शेयर गिर सकते हैं और उसकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान हो सकता है। यानी पर्यावरण के नाम पर कंपनियों को काबू में रखने का यह एक नया तरीका बन चुका है। और जनता को लगता है कि यह सब पृथ्वी को बचाने के लिए किया जा रहा है। लैरी फिंक अक्सर कहते हैं कि क्लाइमेट रिस्क इज इन्वेस्टमेंट रिस्क, यानी पर्यावरणीय खतरा अब निवेश का भी खतरा है। इस वाक्य को इतनी बार दोहराया गया है कि यह अब एक कॉरपोरेट मंत्र बन चुका है। लेकिन इसके पीछे का सच यह है कि इस सोच का फायदा सबसे ज्यादा ब्लैक रॉक को ही होता है। जब किसी कंपनी को ईएसजी नियमों के तहत खुद को सुधारना होता है, तो वह उसी संस्था से सलाह लेती है जिसने ये नियम बनाए हैं, यानी ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट मिलकर सैकड़ों ऐसी कंपनियों में पैसा लगा चुके हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कार्बन क्रेडिट्स में काम करती हैं। यानी पर्यावरण के नाम पर जो नया बिजनेस बना है, उसका सबसे बड़ा मुनाफा भी इन्हीं कंपनियों को हो रहा है। असल में पर्यावरण की आड़ में अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसमें सरकारें, कंपनियां और जनता एक तय नैरेटिव को फॉलो कर रही हैं, जिसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है। यह एजेंडा दिखने में बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन इसके पीछे नियंत्रण, डेटा और सत्ता का सबसे गहरा खेल छिपा हुआ है। ब्लैक रॉक ने ईएसजी को सिर्फ एक मापदंड नहीं, बल्कि एक हथियार बना दिया है, जिससे वह कंपनियों की नीतियों को नियंत्रित करता है, सरकारों को दिशा देता है और जनता को भरोसे में रखता है। यह वह नियंत्रण है जो खुलकर नहीं दिखता, लेकिन असर हर जगह डालता है। अब तक हमने देखा कि ब्लैक रॉक ने फाइनेंस, मीडिया, सरकार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना ली है। लेकिन अब वह एक नए क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वो है डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी और सर्विलांस, निगरानी प्रणाली का क्षेत्र। यह अगला कदम ब्लैक रॉक के लिए न सिर्फ मुनाफे का मौका है, बल्कि यह उसे दुनिया की आम जनता पर सीधा नियंत्रण देने वाला है। आज पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की चर्चा हो रही है। यह एक ऐसा डिजिटल रुपया या डॉलर होगा जिसे कोई बैंक नहीं बल्कि सीधे देश का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इस डिजिटल करेंसी को सपोर्ट करेगी, उसे तैयार करने में ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और उनकी सहयोगी टेक कंपनियां शामिल हैं। ब्लैक रॉक ने कई ऐसे फंड बनाए हैं जो डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश कर रहे हैं। इन फंड्स का मकसद है ऐसी कंपनियों को आगे लाना जो सरकारों को डिजिटल करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करती हैं।
यानी सेंट्रल बैंक अपना डिजिटल रुपया जारी करेगा, लेकिन उसका बैकएंड सिस्टम किसी प्राइवेट कंपनी का होगा और उसमें निवेश ब्लैक रॉक का। अब सोचिए, अगर पूरी करेंसी डिजिटल हो गई और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाने लगा, तो आपकी हर खरीदारी, हर सेवा, हर आदत का डेटा किसी कंपनी के पास होगा और वो कंपनी तय कर सकेगी कि आपको कब कितना पैसा खर्च करने की इजाजत है, किन चीजों पर नहीं है, यहाँ तक कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या हो, इन सब का मूल्यांकन मशीन करेगी। ब्लैक रॉक इस डिजिटल सर्वेलेंस को धीरे धीरे नॉर्मल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए वह कई संस्थानों के साथ मिलकर पब्लिक को यह समझा रहा है कि डिजिटल करेंसी सुरक्षित, आसान और पारदर्शी है। लेकिन असल में यह एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें हर इंसान की आर्थिक गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। अगर यह सिस्टम पूरी तरह लागू हो गया, तो सरकारें ब्लैक रॉक जैसे संस्थानों से कह सकेंगी कि वे तय करें कि कौन व्यक्ति सब्सिडी का हकदार है, किसे यात्रा की अनुमति है और कौन सिस्टम विरोधी है। ऐसा चीन में पहले ही देखा जा चुका है, जहां डिजिटल करेंसी और सोशल स्कोरिंग सिस्टम एक साथ चलते हैं। और अब पश्चिमी दुनिया भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और उस रास्ते का मार्गदर्शक बन चुका है ब्लैक रॉक। यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि एक बार जब पूरा वित्तीय सिस्टम डिजिटल हो जाएगा और आपकी पहचान सिर्फ आपके डेटा से तय होगी, तो उसे मिटाना या बदलना आपके हाथ में नहीं होगा। कोई गलती, कोई विरोध, कोई सवाल और आपकी आर्थिक पहुंच रोक दी जा सकती है। ब्लैक रॉक इस दिशा में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, बल्कि सरकारों को सलाह भी दे रहा है कि कैसे इसे लागू किया जाए। और जनता को ये बात समझ में आए उससे पहले ही नियम बन जाते हैं, सिस्टम तैयार हो जाता है और उन्हें बस एक विकल्प दिया जाता है, इसे अपनाओ या सिस्टम से बाहर हो जाओ। जब भी हम युद्धों की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सैनिक, मिसाइलें, बॉर्डर और राजनीति आती है। लेकिन युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि बैलेंस शीट पर भी लड़ा जाता है। और इस युद्ध में सबसे बड़ा खिलाड़ी है ब्लैक रॉक। जहां एक तरफ दुनिया में शांति की बातें होती हैं, वहीं दूसरी ओर युद्ध से जुड़े उद्योगों में अरबों डॉलर का निवेश होता है। और ये निवेश कौन करता है? वही संस्थाएं जो खुद को सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनियां बताती हैं, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में कई बड़ी रक्षा कंपनियां शामिल हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन टेक्नोलॉजीज, नॉर्थरॉप ग्रम्मैन और जनरल डायनामिक्स। ये वही कंपनियां हैं जो अमेरिका और नाटो के लिए मिसाइलें, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और अन्य घातक हथियार बनाती हैं। अब सोचिए, जब किसी देश में तनाव होता है, युद्ध के हालात बनते हैं या हथियारों की खरीद शुरू होती है, तो सबसे पहले इन कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं। और जब इनके शेयर बढ़ते हैं, तो ब्लैक रॉक को मुनाफा होता है। यानी जितनी ज्यादा अस्थिरता, उतना ज्यादा फायदा। यह एक ऐसी प्रणाली बन चुकी है जहां युद्ध अब सिर्फ भूराजनीति का विषय नहीं, बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। और ब्लैक रॉक इस बिजनेस के सबसे ऊंचे स्तर पर है। वह सरकारों को नीतियों की सलाह देता है, कंपनियों में निवेश करता है और जब युद्ध या संकट आता है तो उसे मुनाफा होता है। यही कारण है कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ, तो दुनिया भर की मीडिया ने सुरक्षा, मानवाधिकार और लोकतंत्र की बात की, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इस युद्ध में किसे आर्थिक फायदा हो रहा है। लॉकहीड मार्टिन के शेयर आसमान छूने लगे और इनके सबसे बड़े निवेशकों में नाम था ब्लैक रॉक। यहाँ तक कि कई बार नीतियां इस तरह से बनाई जाती हैं कि क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा मिले ताकि सैन्य खर्च बढ़ाया जा सके। नाटो देशों के रक्षा बजट अचानक बढ़ जाते हैं और ब्लैक रॉक उन रक्षा कंपनियों से मुनाफा कमाता है जिनके लिए वह खुद सलाह देता है।
युद्ध के इस बिजनेस में मीडिया का भी एक खास रोल होता है। वह एक पक्ष को पीड़ित और दूसरे को आक्रमणकारी दिखाता है, जिससे जनता भावुक हो जाए और सरकारों को युद्ध में पैसा झोंकने का समर्थन मिले। और इस पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करने वाली ताकतें वही हैं जो मीडिया में निवेशित हैं, यानी वही पुराना नाम ब्लैक रॉक। अब सबसे गहरी बात यह है कि जब युद्ध खत्म होता है तो पुनर्निर्माण शुरू होता है। उस वक्त भी निवेश की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की जरूरत होती है, और ब्लैक रॉक वहां भी मौजूद होता है, इस बार शांति के नाम पर। यानी युद्ध शुरू करने से लेकर उसे खत्म करने और फिर देश को फिर से खड़ा करने तक हर कदम पर ब्लैक रॉक मुनाफा कमाता है। यह वह खेल है जो कभी खुलकर नहीं दिखाया जाता। टीवी पर सिर्फ गोलियों की आवाज आती है, लेकिन पर्दे के पीछे डॉलर की गिनती होती है। और इस गिनती का सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो ताकत जो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता से बड़ी है, ब्लैक रॉक। जब हम ब्लैक रॉक जैसी संस्थाओं के बारे में गहराई से जान लेते हैं, उनकी शक्ति, उनका नेटवर्क, उनका डेटा कंट्रोल, मीडिया पर कब्जा, सरकारों पर प्रभाव और युद्ध व अर्थव्यवस्था पर उनकी पकड़, तो एक बहुत स्वाभाविक सवाल हमारे मन में उठता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम, आम जनता, किसी भी तरह इस गुप्त साम्राज्य के प्रभाव को कम कर सकते हैं? या हम सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता। जब आप जान जाते हैं कि असली ताकत कहाँ है, तो आप उसे पहचानने लगते हैं। और जब आप पहचानते हैं, तो आप सवाल पूछते हैं। यही सवाल सत्ता को असहज बनाते हैं। ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां इतनी बड़ी इसलिए बन पाई हैं क्योंकि हम सबने आंखें मूंद ली थीं। हमने मान लिया था कि सरकार ही सब कुछ तय करती है, मीडिया जो दिखा रहा है वही सच्चाई है, और बाजार जो कह रहा है वो ही हमारी जरूरत है। लेकिन अब समय है इस भ्रम को तोड़ने का। हमें समझना होगा कि आज का युद्ध बंदूक से नहीं, बल्कि डेटा और जानकारी से लड़ा जा रहा है। और ब्लैक रॉक के पास सबसे बड़ा हथियार है जानकारी का नियंत्रण। लेकिन इसी को तोड़ने की चाबी भी हमारे पास है, वैकल्पिक मीडिया, स्वतंत्र रिसर्च और सही सवाल पूछने की आदत। इसके अलावा हमें अपनी आर्थिक आदतों पर भी ध्यान देना होगा। हम जहां निवेश करते हैं, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिन कंपनियों को सपोर्ट करते हैं, वे सभी मिलकर ब्लैक रॉक जैसे नेटवर्क को मजबूत या कमजोर बना सकते हैं। अगर हम जानबूझकर ऐसी कंपनियों को चुनें जो पारदर्शी हों, छोटे स्तर पर काम करें, लोकल बिजनेस हों, तो धीरे धीरे इस केंद्रीकृत शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि हम अपनी सरकारों से पारदर्शिता की मांग करें। जो भी संस्थाएं या कंपनियां नीतिगत सलाह दे रही हैं, उनसे जुड़े दस्तावेज और समझौते सार्वजनिक होने चाहिए। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक फंड्स का प्रबंधन दिया जा रहा है, तो आम जनता को उसका अधिकार होना चाहिए जानने का कि वह फंड कहां और कैसे खर्च हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि हम इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाएं। जो बातें ब्लैक रॉक और उसके जैसे संस्थानों ने छुपा रखी हैं, उन्हें हम अपनी आवाज से उजागर कर सकते हैं। हर शेयर, हर लाइक, हर बातचीत जो इस विषय पर होगी, वह एक कदम होगा इस पर्दे को हटाने की ओर। लैरी फिंक जैसे लोग ये मानते हैं कि वो लोगों के व्यवहार को फोर्स कर सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता जाग जाती है, तो किसी भी सत्ता का अंत हो जाता है, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे वो कॉरपोरेट साम्राज्य। ये वीडियो केवल एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। और साथ ही एक उम्मीद भी। अगर तुम इस सच्चाई को समझ गए हो और किसी और ने भी ये सुन लिया, तो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
इन्वेस्ट IQ का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करना है। और अगर आज हमने सही से सोचना शुरू कर दिया, तो कल शायद हम सही से जी भी सकेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा है, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सिर्फ बातें नहीं सुनते, बल्कि सोचते भी हैं। ब्लैक रॉक की ये कहानी एक झलक है उस सिस्टम की, जिसे हम रोज जीते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। अब बारी है आपकी। इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और लोग भी सच्चाई से रूबरू हो सकें। कमेंट करके बताओ, क्या आप पहले ब्लैक रॉक को जानते थे? और अब आपको क्या लगता है, असली ताकत किसके पास है? हमारी कोशिश है हर उस विषय को सामने लाने की जो दुनिया के सबसे बड़े राजों से जुड़ा हो। इन्वेस्ट IQ सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मिशन है, एक आंदोलन है। सोचने का, सवाल करने का। सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला राज और भी बड़ा हो सकता है। इन्वेस्ट IQ, जहां सवाल हैं, वहीं असली जवाब हैं। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहो, सोचते रहो।